हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे हैं 4 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूके पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। बताना चाहूँगा साथ साथ गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, और साथ साथ उत्तराखंड में जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकली है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ ये रेगुलर बेसिस पे मिलती है, तो आप इनको ले सकते हो। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी चल रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है। MBBS या इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज जो अब तक हमेशा इंग्लिश में रहा करते थे, अब इनको रीजनल लैंग्वेजेस में या दूसरी भाषाओं में, इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाओं में भी चलाने की कवायद शुरू हो गई है। MBBS का कोर्स हिंदी लैंग्वेज में मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुआ है। इसकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो भी रिलीज़ की गई हैं, किताबों को भी रिलीज़ किया गया है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने MBBS की टेक्स्ट बुक्स हिंदी में लॉन्च की हैं। MP यानी कि मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है पूरे भारत में जो अब मेडिकल एजुकेशन को हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक रिवॉल्यूशन है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है कि जो अब तक मेडिकल की पढ़ाई हम सिर्फ इंग्लिश में किया करते थे, अब वो हिंदी में भी होगी। या कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि तमिलनाडु में हो सकता है कि तमिल में लोग MBBS कर रहे हों और केरला के अंदर मलयालम में कर रहे हों। नेक्स्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है इस बात पे कि कॉलेजियम सिस्टम की जो कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलता है, हाई कोर्ट के अंदर चलता है, जहाँ पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं या जजेस ही जजेस का ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर कि क्या कॉलेजियम सिस्टम ठीक है, क्या वो ऐसे ही लागू रहना चाहिए, तो इसके ऊपर रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो एक प्ली को एक्सेप्ट करेगा। तो CGI जो है इस टाइम पे DY चंद्रचूड़, उन्होंने एग्री किया है टू लिस्ट in due course a writ petition to reconsider the collegium system of judicial appointments to the Supreme Court and the High Court। कि कोलेजियम सिस्टम को वापस से जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए जुडिशरी में जो जजेस लगाए जाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जज लगाए जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाए जाएँ, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाए जाएँ या हाई कोर्ट में जजेस लगाए जाएँ, तो उसके लिए जो कोलेजियम सिस्टम बनाया गया है, क्या उसको लगातार निरंतर ऐसे ही चलते रहना चाहिए, उसके लिए CGI DY चंद्रचूड़ ने रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करा है। पिटीशन ने ये कहा है कि जो NJAC था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको खारिज कर दिया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था सरकार ने, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसको जोड़ा गया था NJAC को। लेकिन NJAC को जब जोड़ा गया तो उस टाइम पे प्रेजेंट CGI के साथ जो बैठक हुई, उसमें उन्होंने 2015 के अंदर इसको नल एंड वॉइड कर दिया। इसको अल्ट्रा वायर्स कहते हुए, ये कहते हुए कि ये संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, अल्ट्रा वायर्स है, इसको ख़त्म कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो यानी कि पहले, अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में सरकार की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जजिस को अपॉइंट करने में। तो NJAC से सरकार ने ये चाहा था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कहती है वो तो ठीक है, साथ साथ सरकार का भी कुछ कहना होगा कि किस पर्सन को जुडिशरी में जज लगाया जाए, विच ब्रीफली गिव द गवर्नमेंट एन इक्वल रोल। तो NJAC क्या कर रहा था, NJAC सरकार को भी इक्वल रोल दे रहा था अलॉन्ग विद द जुडिशरी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जजेस के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी के साथ साथ सरकार को भी हक मिल रहा था कि किस तरह से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
बिफोर इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को स्ट्रक डाउन कर दिया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड खारिज कर दिया था। नेक्स्ट आता है, यूपी ने एक नई आईटी पॉलिसी निकाली है और कहा गया है कि लोकल यूथ को, यानी कि जो यूपी का लोकल बच्चा है, लोकल लड़का है, लोकल लड़की है, उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी पहले मिलनी चाहिए। तो यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है एक नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, जिसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट आईटी कंपनीज़ हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप प्रेफरेंस दें एम्प्लॉयमेंट के लिए राज्य के यूथ को, यानी कि यूपी के यूथ को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। कैबिनेट ने नोट देते हुए ये भी कहा है टू द न्यू आईटी पॉलिसी, इसका एम ये भी है कि एक आईटी सिटी बनाया जाएगा हर रीजन में, यानी कि जो यूपी है, यूपी को 4 रीजन में बांटा गया है, उन 4 रीजन में हर रीजन के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर एक आईटी सिटी बनाया जाएगा। जैसे कि पूर्वांचल के अंदर बनाया जाएगा, पश्चिमांचल के अंदर बनाया जाएगा, मध्यांचल में और बुंदेलखंड में। तो सभी जगहों पे एक एक आईटी सेंटर भी बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि जो आगामी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका भी डेवलपमेंट हो सके और लोकल यूथ को जो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें से देश जूझ रहा है इस टाइम पे, उससे हम उबर सकें। नेक्स्ट आता है G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर। अगर हम बात करें तो G20 प्रेसिडेंसी के लिए भारत तैयार कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 प्रेसिडेंसी की जो प्रेसिडेंटशिप है वो भी एक्सेप्ट कर ली है। तो उसके लिए अंडमान में कुछ ऑफ साइट मीटिंग्स हुई हैं। तो डेज अहेड ऑफ टेकिंग ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फॉर्मली, यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू फ्लाई डिप्लोमेट्स फ्रॉम ऑल मिशंस, यानी कि G20 कंट्रीज़ के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, अलग अलग देशों के जो भी डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको लेके जाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन के जो इन्वाइटीज़ हैं उन सबको लेके जाया जाएगा अंडमान आइलैंड्स के एक रिजॉर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कि वहाँ पर बातचीत करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। ऑफ साइट है 30 to 40 डिप्लोमेट्स होंगे वहाँ पे। ताज एक्सोटिका होटल है हैवलॉक आइलैंड्स पे। 25 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में गए थे वहाँ पे, जहाँ पे G20 के जो शेरपा हैं, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि G20, क्योंकि G20 इस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। हालांकि 2020 में G20 के ऊपर एक छोटा सवाल पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। आगे उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है उसमें G20 से कोई सवाल बन सकता है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत ने ली है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। तो G20 के शेरपा हैं इस टाइम पे अमिताभ कांत, साउथ शेरपा हैं अभय ठाकुर, G20 के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो रहे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, और इन सब ने एक रिव्यू दिया है वहाँ पर अंडमान के रिजॉर्ट में कि भारत का किस तरह से प्लान रहेगा अगले इस पूरे साल में जो भारत प्रेसिडेंसी को निभाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, आत्मनिर्भर हम हो रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन में, यानी कि रक्षा क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो भारत सेल्फ रिलायंस होता जा रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक नेशंस में जो यानी कि हिंद प्रशांत देश हैं उनके बीच में भारत कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है वो देखते हैं। इंडिया की रैंक 4th आती है 12 जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं, अगर हम देखें सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन में, यानी कि हम कितने हथियार बना पाते हैं खुद से उस चीज़ में। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो सिप्री ने की है, यानी कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सिप्री, यानी कि स्टॉकहोल्म स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोल्म, तो स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस चीज़ पे ध्यान देती है कि कौन देश कितना खर्चा कर रहा है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि आर्म्स के ऊपर, हथियार खरीदने में, डिफेंस के ऊपर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे कितना खर्चा कर रहा है कोई देश, तो उस चीज़ पे ये ध्यान देते हैं। ये एक वाइडली रेस्पेक्टेड इंडिपेंडेंट रिसोर्स है ग्लोबल सिक्योरिटी पे। चाइना का नाम इसमें लिस्ट में टॉप पर है, क्योंकि चाइना अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जापान सेकंड पे है, साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे है, पाकिस्तान 8वें नंबर पे है। स्टडी जो मेजर करती है सेल्फ रिलायंस अंटिल 2020 इज़ बेस्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस इन ईच कंट्री। तो 3 इंडिकेटर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला है आर्म्स प्रोक्योरमेंट, यानी कि कौन सा देश ने कितने हथियार को प्रोक्योर करा है, दूसरे देशों से खरीदा है या खुद से बनाया है। तो इंपोर्ट करे हैं, कितने हथियार हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट करे हैं, आयात करे हैं, लाइसेंस्ड हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना किया है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ गवर्नमेंट टोटल प्रोक्योरमेंट। फिर आता है आर्म्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्टडी ये रिप्रेजेंट करती है कि 5 लार्जेस्ट आर्म कंपनीज जो हैं देश के अंदर, जहाँ पे डेटा अवेलेबल है, रैंक्ड बाय सेल्स ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री सर्विसेज इन 2020। फिर आता है अनक्रूड मैरीटाइम व्हीकल हैं, जैसे कि सी इक्विवेलेंट हैं ड्रोन्स के, कवरिंग बोथ अनक्रूड सरफेस व्हीकल्स और अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स, meant to provide a qualitative understanding of how countries are engaging domestic research institutes, यानी कि किस तरह से देश
कि जो अपने डोमेस्टिक उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, किस तरह से आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। एंड फिल्म्स टू प्रोड्यूस सच कटिंग एज एंड फर्म्स टू प्रोड्यूस सच कटिंग एज सिस्टम्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये फिगर्स अगर आप देखेंगे तो आर्म्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, मिलिट्री स्पेंडिंग क्या है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इंडिया की रैंक 4th आती है, एक्सपोर्टर रैंक इंडिया की 4th है, इंपोर्टर रैंक 1 है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम 4th नंबर पे कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक्सपोर्टर रैंक 3 है, इंपोर्टर रैंक 2 है, चाइना एक्सपोर्टर रैंक में 1 है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ये। अलग अलग देशों को दिखा रखा है यहाँ पे। लार्जेस्ट सप्लायर कौन है भारत को, रशिया है। 54% जो हमारे पास हथियार आ रहा है वो रशिया से आ रहा है। मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी की है हमने 2021 में, 76,598 की है। ये इतने डॉलर्स है, अगर हम देखें तो इतने डॉलर्स हैं 2021 में भारत के, और स्पेंडिंग रैंकिंग भारत की दूसरी है। बस भारत की क्या क्या रैंकिंग्स हैं, एक्सपोर्टर रैंक 4 है, इंपोर्टर रैंक 1 है, सबसे बड़ा सप्लायर कौन है भारत को, रशिया। हमने स्पेंडिंग कितनी की है, 76,598, और रैंक क्या है हमारी, दूसरी। पहली रैंक किसकी है, चाइना की है, चाइना सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है। दूसरे नंबर पे इंडिया खर्चा कर रहा है, तीसरे नंबर पे जापान खर्चा कर रहा है, चौथे नंबर पे साउथ कोरिया खर्चा कर रहा है, पाँचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया खर्चा कर रहा है। तो इस तरह से कौन कौन कैसे कैसे खर्चा कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है नए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो 2022-23 का बजट दिया था उसके अंदर इन्होंने डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलने की बात की गई थी। तो 75 नए जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं उनको इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2 इसमें जम्मू कश्मीर बैंक के भी हैं। तो यूनियन बजट जो था 2022-23 का, उसमें जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हमें डीबीयूज जो हैं यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं उनको सेटअप करेंगे टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 11 बैंक हैं पब्लिक सेक्टर के और 12 हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि पब्लिक डैशबोर्ड बनाया गया है जिससे कि हम जो लेगेसी लैंडफिल है, लेकिन लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल वो होता है जहाँ पे कूड़ा कचरा गिर रहा है। तो जहाँ पर किसी भी शहर का इकट्ठा होकर कूड़ा गिरता है उसको लैंडफिल कहते हैं। तो कोई भी लैंडफिल, अब लेगेसी लैंडफिल किसको कहते हैं, लीगेसी लैंडफिल उसको कहते हैं जो जहाँ पर कूड़ा पिछले 3 महीनों से गिर रहा हो, 3 महीनों से जो कूड़ा है वहाँ पर वो इकट्ठा हो, तो उसको लीगेसी लैंडफिल कहा जाता है। तो उसको कैसे हमें ख़त्म करना है लैंडफिल्स को, उसके लिए कुछ प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया के लिए एक पब्लिक डैशबोर्ड लगाया गया है जिससे कि हमें ये भी पता चल सके कि उस पर प्रतिदिन कितना काम हो रहा है। तो प्रिपरेशंस टू कंप्लीट वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 दैट वाज लॉन्च्ड अ ईयर अगो, यानी कि रेमिडिएशन जो है सभी लीगेसी लैंडफिल्स का इन द कंट्री आर इन फुल स्विंग एंड अ पब्लिक डैशबोर्ड ऑन द प्रोग्रेस एट 2200 सच साइट्स इन द ऑफिंग। तो ये कहा जा रहा है कि 2200 जगहों पर जो डैशबोर्ड है वो लगाए जाएंगे। लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर 2021, तो 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मिशन का एम ये है कि सभी शहरों को गार्बेज फ्री बनाया जाएगा इन 5 साल के एंड में, यानी कि 2024 तक सभी शहरों को क्या कर दिया जाएगा, गार्बेज फ्री। यानी कि गार्बेज फ्री का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो कूड़े के हम बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं शहरों के स्टार्ट होने से पहले, चाहे आप दिल्ली जाएँ, बेंगलोर जाएँ या किसी भी बड़े शहर में जाएँ, अगर आप जाएंगे तो शहर की स्टार्टिंग से पहले ही आपको बहुत बड़े बड़े वहाँ पर क्या दिखेंगे, कूड़े के पहाड़ दिखेंगे। तो उनसे कैसे निजात पाया जाए उस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है। देयर वाज नो डेटा ऑन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लैंडफिल साइट्स, कि भारत में कितनी लैंडफिल साइट्स हैं उसके ऊपर कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। वाइल लैंडफिल्स वर ओनली सपोज्ड टू कंटेन द रेमिनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। अब देखिए लैंडफिल का मतलब क्या था, लैंडफिल का मतलब ये था कि सिर्फ जो सॉलिड वेस्ट है, ठोस जो कचरा है, उसके जो बचा कुचा अवशेष होता है, लैंडफिल माना गया था सिर्फ इसीलिए ही होता है। और वो भी चीज़ कब होनी चाहिए, प्रोसेसिंग के बाद होनी चाहिए। जब वो प्रोसेस हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है, तब होता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंडीशन में देखें तो हमारे यहाँ जो कूड़ा है वो सेग्रीगेट ही नहीं हो रहा है। जब वो सोर्स से, जहाँ से कूड़ा जनरेट हो रहा है, घरों से, फैक्ट्रियों से, मॉल से, शॉपिंग मॉल से, दुकानों से, जहाँ से भी वो इकट्ठा हो रहा है, कूड़ा बन रहा है, तैयार हो रहा है, वहीं पर वो सेग्रीगेट नहीं होता है। जब वहाँ पे सेग्रीगेट नहीं होता है, फिर जो नगर निगम की जो मशीन, जो उनकी गाड़ियाँ आती हैं, वो सिंपल ऐसी गाड़ी आती है जहाँ पे गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग नहीं होता है, सारा कूड़ा एक ही जगह पर डाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि कूड़े के पहाड़ लगते चल जाते हैं, लिविंग माउंटेन्स ऑफ ट्रैश। एनी वेस्ट दैट हैज़ रिमेन्ड डम्प्ड फॉर ओवर 3 months इज कंसिडर्ड लीगेसी। तो लीगेसी का मतलब क्या हुआ कि जो भी कूड़ा 3 महीने से डल रहा है, 3 महीने से लगातार जहाँ पे भी कूड़ा डल रहा है, उसको हम लीगेसी वेस्ट कहते हैं।
द प्लान्स कवर एवरीथिंग फ्रॉम रेमिडिएशन टू द इवेंचुअल रीयूज ऑफ द लैंड। तो यानी कि इस प्लान का तो मकसद ये है कि पहले तो हमें उस कूड़े को ख़त्म करना है, रेमिडिएशन करना है, और उसके बाद उस ज़मीन का वापस से किसी दूसरे पर्पज़ के लिए रीयूज़ करना है। एक बार अगर हम रिमूव कर दें तो साइट्स जो हैं कम से कम 15,000 एकड़ की जो ज़मीन है वो फ्री हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कितनी सारी ज़मीन जो है सिर्फ कूड़े ने ही कब्जा कर रखा है। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा लैंडफिल आपको कहाँ पे मिलेगा? मुंबई में मिलेगा, जो 300 एकड़ में फैला हुआ है। 2.60 करोड़ टन वेस्ट उसमें है मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। दिल्ली में 3 हैं पहाड़ ऐसे, गाजीपुर का है, भलसवा का है और ओखला का है, उसमें भी 2.8 करोड़ टन वेस्ट है। आप समझ सकते हैं 2.8 करोड़, और टन, एक टन के अंदर 1000 किलो होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने किलो वेस्ट जो है वहाँ पर है। ये सिर्फ अंदाज़ा है, एक्चुअल अमाउंट हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन मेडिसिन सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग रेयर जेनेटिक डिसीज़। तो एक प्रिसीजन मेडिसिन है, यानी कि एक बहुत ही दुर्लभ एक जो जेनेटिक डिजीज़ है उसको सही करने के लिए एक बहुत ही एक दवाई बनाई गई है जो प्रिसाइसली सिर्फ उसी जगह पे काम करती है जहाँ पर वो बीमारी है। तो वो सक्सेसफुल हो गया, जो कि अपना में एक अच्छी बात है। तो एक जीनोम फाउंडेशन है हैदराबाद का, डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन है तेलंगाना की, उसने ये अनाउंस किया है कि सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है प्रिसीजन मेडिसिन का। एक 9 साल के लड़के पे किया है जिसको एक रेयर जेनेटिक डिसीज़ थी, जिसका नाम था सेरिब्रोटेंडिनस ज़ैंथामाटोसिस, यानी कि CTX इसको बेसिकली कहा जाते हैं, कि इस बीमारी में उस दवाई ने काम किया है। ये अपना में एक लिपिड स्टोरेज डिजीज़ है जिसमें एक इन्फेंटाइल ऑनसेट हो जाता है डायरिया का, चाइल्डहुड ऑनसेट हो जाता है कैटरेक्ट का, यानी कि जब बच्चा बिल्कुल इन्फेंट होता है तभी उसे डायरिया हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा उसकी आंखों में मोतिया आ जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, और एडोलेसेंट से एडल्ट होते होते वो न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि उसका जो मेंटल अगर हम देखें स्टेबिलिटी है वो ख़राब होने लगती है। अपेरेंटली देयर आर ओनली 4 सच केसेस इन द कंट्री। अगर हम देखें पूरे भारत में मात्र 4 लोग ऐसे हैं जिनको ये इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है CTX का। ऑल डायग्नोज्ड इन एडल्टहुड, और सभी को डायग्नोज कब हुआ है? जब वो एडल्ट हो गए हैं। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस विद मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि जब उनकी जो दिमागी कंडीशन थी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस थी, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तब जाकर पता चल पाया कि उनको बीमारी, जब वो बचपन में थे, इन्फेंट थे, इन्फेंट कोई भी 1 साल से छोटा जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है, तो तभी से उनकी दिक्कत शुरू हो गई थी। अगर हम देखें तो CTX का कोई भी क्योर नहीं है, ऐसे कोई रेमेडी नहीं है, कोई दवाई नहीं है जिससे उनको क्योर किया जा सके। इसके प्रोग्रेशन को, यानी कि जब जिसकी जो बढ़ने का रेट है उसको सिर्फ धीमा किया जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, या रोका जा सकता है इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, यानी अगर इसको बहुत जल्दी आपने पहचान लिया तो ही आप इसको रोक सकते हो, बाय जेनेटिक टेस्टिंग लीडिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिसीजन मेडिसिन। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन टू फंड क्लाइमेट एडेप्टेशन इन अफ्रीका। तो यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट एडेप्टेशन को अफ्रीका में अडॉप्ट करने के लिए एक फंड बनाया है। तो $1 बिलियन यूरोस देगा, नॉट डॉलर्स, यूरोस देगा यूरोपियन यूनियन। ये अमाउंट है जो प्रोवाइड किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा 4 मेंबर कंट्रीज़ को क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए अफ्रीका के अंदर। तो यूरोपियन यूनियन की जो क्लाइमेट पॉलिसी की चीफ हैं फ्रांस टिमरमांस, उन्होंने ये COP27 समिट जो चल रहा था शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, उसमें ये बात कही है। COP28 कहाँ पे होने जा रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि UNFCCC का जो COP28 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 है, ये कहाँ पे होगा। टिमरमांस ऑल्सो सेड दैट द यूरोपियन यूनियन विल प्रोवाइड 60 मिलियन यूरोस, की टिमरमांस ने ये भी कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो 60 मिलियन यूरो देगा, किसके लिए? लॉस और डैमेज फंड जो बनाया जा रहा है, एंड विल प्रेजेंट आइडियाज़ ऑन हाउ टू टेक लॉस एंड डैमेज नेगोशिएशंस फॉरवर्ड। और ये भी बताएगा वो कि जो लॉस और डैमेज फंड है उसके पीछे जो वार्तालाप हैं, नेगोशिएशंस हैं, वो किस तरह से आगे ले जाई जाएँ। कुछ फैक्ट्स आते हैं अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है जूडो प्लेयर तुलिका मान को कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बर्मिंगम में हुए CWG 2022 में। फिर स्क्वैश प्लेयर हैं सौरव घोषाल, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिर लवप्रीत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है मेंस 109 किलो के वेट लिफ्टिंग में। बैडमिंटन टीम ने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। फिर एक हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक आती है, ये एक रिपोर्ट है FAO के द्वारा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। उनका कहना ये है कि भूख जो है पिछले दिनों में बढ़ी है, यानी कि जो लोग हैं उनको खाने को नहीं मिल पा रहा है। एज ओवर 205 मिलियन पीपल अक्रॉस 45 कंट्रीज़ विल नीड इमरजेंसी फूड असिस्टेंस।
और इस साल में अगर हम देखें तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है 2022 का, वो कहाँ पे हो रहा है? कतर में हो रहा है। कतर जो है वो एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें 10% का रिजर्वेशन दिया गया और लेकिन उसमें एससीज़ को और एसटीज़ को निकाल दिया गया, ये अपने आप में सही है। उन्होंने कह दिया कि ये अपहेल्ड कर दिया वैलिडिटी को कि ये जो अमेंडमेंट किया गया था 103वां, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।